हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरव मकवाना है और ये कलर विजन सीरीज़ का आज ये हमारा चौथा वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हमारे राइट्स के ऊपर है। राइट्स एंड कंप्लेंट कि हमारे पास क्या राइट्स अवेलेबल है और हम वो कहाँ से अवेल करवा सकते हैं। अगर हमें कलर विजन के लिए कंप्लेंट करनी है तो कौन सी अथॉरिटी को किससे हमें कंप्लेंट करनी है। तो अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ तो सबसे पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम एनएचआरसी, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी कुछ ना हो तो फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर एक ट्रिब्यूनल्स होती है उसमें जा सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारी डिटेल्स आपको ये वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सारा काम है वो दिल्ली से होता है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो सारा काम होता है वो अपने अपने कैपिटल से होता है, राइट। तो हर गवर्नमेंट में, स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर काम करती है। तो जिसमें हमारे लिए जो अवेलेबल मिनिस्ट्री है कलर विजन के लिए इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। तो हमें जो है कलर विजन के लिए ये हमारे लिए ये 4 मिनिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये 4 मिनिस्ट्री में ही आरटीआई फाइल करनी होती है। तो सबसे पहले जो आरटीआई के बारे में बता दूं आपको कि आरटीआई होती क्या है। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर देश के हर एक सिटीजन को इंफॉर्मेशन का राइट मिला हुआ है कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट से अपनी जानकारी ले सकता है, जो भी अपने काम की है वो। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत सी आरटीआई फाइल की है हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। पर वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो आपको मतलब ऐसा रिप्लाई आएगा जो आपको किसी काम का नहीं रहेगा। पर फिर भी आपको ये आरटीआई फाइल करनी है, वो इसलिए ताकि जब भी आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाओ या फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं वो आप कोर्ट को बता सको। कोर्ट को ये आप प्रूव कर सको कि गवर्नमेंट ने हमारी कोई हेल्प नहीं की है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने की है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। तो हम अगर जाए तो जाए कहाँ। तो ये कोर्ट में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा अगर आपने आरटीआई पहले फाइल की है। तो आरटीआई फाइल कैसे करनी है उसके ऊपर बहुत से वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आप ऑनलाइन आरटीआई भी फाइल कर सकते हो, जिसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको नीचे भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ में आपको अगर फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैं फॉर्मेट, आरटीआई का फॉर्मेट भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आरटीआई के बाद का एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो उसका एक नेशनल पोर्टल है। तो आप एनएचआरसी ऑफिशियल वेबसाइट लिखोगे तो आपको वो नेशनल पोर्टल मिल जाएगा और उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे ये राइट का वायोलेशन हुआ है, तो हमें रेमेडीज चाहिए। पहले मैं आपको राइट्स के बारे में बता दूं तो हमारे देश में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कि हमारे देश में जो भी शासन चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है। हमारे देश में ना ही प्राइम मिनिस्टर बड़ा है ना ही प्रेसिडेंट। हमारे देश में सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर जो लिखा है उसी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को भी काम करना है और उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को भी काम करना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर से हमें राइट्स मिले हैं, बहुत सारे राइट्स मिले हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बताता है। तो ये जो हमें भी जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये जो राइट है उसको हम अवेल कर सकते हैं एनएचआरसी के थ्रू। तो एनएचआरसी में हमें एप्लीकेशन करनी होती है, बाकी की डिटेल्स वो हमें सामने से भेजते हैं। पहले वो हमारी एप्लीकेशन देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कुछ ना करे तो फिर हमारे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। तो मैं आपको ये तीनों के बारे में डिफरेंस बाद में बता दूंगा। पहले हम ये सोचते हैं, सबसे पहले की दिक्कत यह आएगी कि एक पर्सन जो है वो जिसके पास पैसे नहीं है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकता है। तो ज़्यादातर लोगों को पहले तो हाई कोर्ट में ही करनी होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बात की बात है, अपील कर सकते हैं। तो पहले हमें जाना होता है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में मतलब कि हर एक कोर्ट में एक लीगल सेल होता है जो फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करता है। तो हमें, अगर हमारे पास एडवोकेट के पैसे नहीं हैं
हम खर्च नहीं कर सकते एडवोकेट के ऊपर, तो हमें वहाँ जाके लीगल सेल को बताना होता है कि हमारी कंडीशन ऐसी है, हम एडवोकेट नहीं रख सकते। तो जो लीगल सेल है उनकी कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन आपने फुलफिल कर दी, जैसे कि आपकी सैलरी 1,10,000 से कम है, या फिर आप ST SC में आते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, तो ये जो कंडीशन है आपने फुलफिल कर दी, तो वो लीगल सेल आपको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात आती है कि आपको ये जो केस है वो 6 मंथ्स के अंदर ही फाइल करना है। अगर आपका जॉब से रिलेटेड केस है कि आपका जॉब से रिजेक्शन आया है, तो आपको 6 महीने के अंदर तो फाइल कर ही देना है। अगर 6 महीने बीत गए हैं तो भी आप फाइल कर सकते हो, पर उसके लिए आपको एडवोकेट की सलाह लेनी पड़ेगी। एडवोकेट को स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट को कि इस वजह से हमें लेट हुआ, जो कि जेन्युइन रीज़न है। तो कोर्ट अलाउ करे तो फिर आप 6 महीने के बाद भी कर सकते हो। और तीसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो जॉब में उन लोगों ने अप्लाई किया है, वो जॉब की नोटिफिकेशन में पहले से ही लिखा है कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, पर ऐसा नहीं होता। जॉब की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होने के बावजूद आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उस जो नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हो कि भाई हमारे राइट्स है जो वायोलेट हुए हैं, और ये जो नोटिफिकेशन है वो गलत है, इसको जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो वो जो है राइट टू इक्वालिटी के राइट को भी वायोलेट करता है, तो ये जो है कंसिडर नहीं होना चाहिए। तो आप लिखा हुआ होने के, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होने के बावजूद भी आप वहाँ जाके केस कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल्स जो है तो वो 2 टाइप की होती है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है, उसको हम SAT बोलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है उसको हम CAT बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो हमारी जॉब अगर स्टेट गवर्नमेंट की थी जिसमें से हमें रिजेक्शन आया है, तो हमें SAT में जाके केस फाइल करना होता है। SAT में केस फाइल करने का फ़ायदा ये है कि जो हाई कोर्ट होती है उसमें बहुत सारे केस होते हैं, तो उसमें टाइम बहुत जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, खर्च ज़्यादा होता है। और ये जो सेट में हम करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि इसमें जो ट्रिब्यूनल्स है वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। तो अगर इसमें हमने केस फाइल किया है तो टाइम भी बहुत कम जाएगा और उसमें खर्च भी बहुत कम होगा। तो ये आप एडवोकेट की सलाह ले सकते हो कि आप SAT में कैसे फाइल करें, CAT में कैसे फाइल करें। आपको एडवोकेट तो हायर करना ही पड़ेगा दोनों के लिए, और आपको फ्री लीगल सर्विस के हिसाब से, मतलब एडवोकेट अगर फ्री में चाहिए तो वो फ्री में भी आपको मिल सकता है। पर फ्री में एडवोकेट लेने से अच्छा है कि आप अगर पेड एडवोकेट लो तो वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एडवोकेट ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी केसेस होते हैं, तो वो हमारे केस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हाई कोर्ट में केस फाइल करने से ज़्यादा अच्छा है पहले आप ट्रिब्यूनल में केस फाइल करो, ताकि आपको अपील का एक और मौका मिले हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में करोगे तो उसमें दिक्कत यह आएगी कि आपको अपील का एक ही स्टेज मिलेगा, और दूसरा उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, और ऊपर से खर्च भी ज़्यादा होगा। ये दोनों को ओवरकम करने के लिए आप ट्रिब्यूनल्स में करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना होता है। थैंक यू।